आइए अब चैप्टर 3 के शेष भागों का अध्ययन करें। हम गुणसूत्र पढ़ रहे थे और गुणसूत्र के अंदर क्रोमोमियर्स होता है जिस पर उभार पाए जाते हैं। उन उभारों से संभवतः जीन्स का निर्माण होता है। आइए अब जीन्स की संरचना का अध्ययन करें। जीन्स एक अंतिम इकाई जो किसी लक्षण की आनुवंशिकी को नियंत्रित करती है, जीन्स कहलाती है। जीन्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यद्यपि इससे संबंध अध्ययन वाल्टर ने भी किया था। नूतन आविष्कारों से ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि एक जीन डीएनए के अणु का एक ऐसा खंड है जो किसी एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के संश्लेषण का नियमन करता है। इस खंड को सिस्ट्रान भी कहा जाता है। यद्यपि यह बात बड़ी आसान सी प्रतीत होती है, किंतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में जीवन तथा जीव विकास का सारा रहस्य इसी में निहित है। यद्यपि जीन को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखना संभव न हो पाया हो, किंतु इनका व्यवहार इसकी स्थिति, परिमाप और भार निश्चित करता है। गुणसूत्रों पर जीन्स की स्थिति सामान्यतः लंबवत मानी जाती है। इस आधार पर क्रोमोमियर्स को जीन्स या उसका स्थान माना जाता है। जैसा ऊपर बताया गया है, प्रत्येक जीन्स की अपनी क्रियाशीलताएं होती है जो वातावरण के कारकों से प्रभावित भी हो सकता है। इनमें से कुछ जीन्स अधिक दृढ़ होते हैं, किंतु दूसरी प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका आशय यह हुआ कि कुछ वातावरणीय कारकों के कारण जीन में अचानक परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तन के कारण जीव के शरीर के लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। आपके स्क्रीन पर गुणसूत्र, जीन और डीएनए को सम्मिलित रूप से संबंधित करने का प्रयत्न किया गया है। इस फिगर को बार बार अभ्यास करके बनाना सीखेंगे। स्पष्ट है कि गुणसूत्रों और उन पर उपस्थित जीन्स के कारण ही केंद्रक कोशिका का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। आप जानते हैं कि केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र होता है और गुणसूत्र के अंदर ही जीन्स होते हैं, और यही आनुवंशिक गुणों को संतान में ले जाने के साथ साथ कोशिका की संरचना तथा प्रत्येक कार्यकी से संबंधित क्रिया का नियंत्रण और नियमन करता है। कार्यकी से यहाँ तात्पर्य है जीवधारियों के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण जीन के द्वारा किया जाता है। अतः आप इसे कोशिका रूपी रासायनिक फैक्ट्री का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं। यानी यह किसी फैक्ट्री का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माना जाता है जीन्स को। आइए कोशिका एक कारखाने के रूप में जाना जाता है, इस पर प्रकाश डालें। कोशिका एक कारखाने की तरह है जहां कच्चा माल अंदर लेकर उसे नए पदार्थों का निर्माण अपनी आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इन सब कार्यों के लिए कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कारखाने की इकाई की तरह कार्य करते हैं। आप सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका के अंदर अनेक सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, और इन कोशिकांगों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं या उपापचय के दो पहलू, रचनात्मक तथा खंडनात्मक, विभिन्न एंजाइम की सहायता से होते हैं।
इसको भी आप पढ़ चुके हैं। आपके कोशिकाओं में उपापचय की क्रियाएं होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं, उपचय और अपचय। उपचय को रचनात्मक और अपचय को खंडात्मक उपापचय कहते हैं। एंजाइम जटिल प्रोटीन है। इसके अतिरिक्त कोशिका को बनाने वाले आधारभूत पदार्थ भी प्रोटीन ही होते हैं। प्रोटीन डीएनए के निर्देशन में आरएनए के द्वारा बनवाए जाते हैं। यानी प्रोटीन को बनाने वाला डीएनए ही है जो आरएनए के द्वारा काम किया जाता है। अतः सभी प्रतिक्रियाओं पर इस प्रकार ठेकेदार के समान कार्य करने वाले आरएनए का नियंत्रण रहता है। चूँकि आरएनए का निर्माण डीएनए अणु करते हैं, अतः ये इंजीनियर शिल्पी की तरह कार्य करते हैं, जिसकी सलाह के बिना कारखाने में कोई कार्य नहीं चल सकता। यहाँ आप देख रहे हैं डीएनए को इंजीनियर बताया जा रहा है और आरएनए को शिल्पी कहा जा रहा है। और आपके स्क्रीन पर एक कोशिका दिखाई दे रही है और इसके अंतर्गत कोशिकांग हैं और इसके अंतर्गत विभिन्न सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी संपन्न हो रही हैं। इसे आप बनाकर देखेंगे और बार बार अभ्यास करके सीख लेंगे। सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा का लेन देन एटीपी के अणुओं से होता है, जो निरंतर कोशिकीय श्वसन के द्वारा कोशिकीय विद्युत गृह माइटोकॉन्ड्रिया में बनते रहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी जैविक क्रियाएं आप देख रहे हैं, चाहे श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो, सभी क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होता है और ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग के द्वारा बनाया जाता है और ऊर्जा को संचित किया जाता है। एटीपी अणुओं को ऊर्जाबंध समझिए, जो आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा देते रहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और इसके द्विगुणन के द्वारा ही नए अणु बनते हैं। द्विगुणन से आशय अपनी संख्या को बढ़ाना। अतः इसके लक्षण परिवर्तित नहीं होते और कोशिका में समान रूप से कार्य करता रहता है। आइए अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका को तुलनात्मक रूप से देखें। मूल रूप में जंतु और वनस्पति कोशिका की संरचना लगभग समान होती है, फिर भी इनमें कुछ अंतर देखे जा सकते हैं। नंबर 1, वनस्पति कोशिका की जीव कला, जिसे कोशिका कला भी कहते हैं, के बाहर सेलुलोज की बनी एक और निर्जीव कला पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कहने का आशय है, वनस्पति कोशिका में जीव कला या कोशिका कला के बाहर भी एक आवरण होता है जो सेलुलोज का बना होता है, जिसे सेलवाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। नंबर 2, जंतु कोशिकाओं में छोटे परिमाप की रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, किंतु परिपक्व पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है और अधिकांश रूप में यह कोशिका कला से ही चिपका रहता है, जिसे कोशिका द्रिति कहते हैं। इस घटना को भी आप पहले देख चुके थे जब आप रिक्तिका नामक कोशिकांग पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये है, परिपक्व कोशिका में जो रिक्तिका होती है वो अत्यंत बड़ी हो जाती है, जिससे कोशिका द्रव्य केंद्र कोशिका कला से चिपक जाता है और इस घटना को कोशिका द्रिति कहते हैं। इस प्रकार
कोशिका के केंद्र में एक या कुछ बड़ी रिक्तिकाएं होती है तथा इन रिक्तिकाओं में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे सेल सैप कहते हैं, का रस भी कहा जाता है। नंबर 3, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते किंतु पादप कोशिकाओं में लवक पाया जाता है। इन्हीं में से कुछ पर हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है जो भोजन निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। इसका मतलब यह है लवक के अंदर हरा वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और भोजन का निर्माण करता है। नंबर 4, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल होते हैं जबकि पादप कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। यद्यपि कुछ अपवाद शैवाल तथा कवक में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल उपस्थित हो सकते हैं। इसके कार्य के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पिंडल अपरेटस का निर्माण करता है। नंबर 5, जंतु कोशिकाओं में गाल्जी काय काफ़ी विकसित, घना एवं स्पष्ट होता है किंतु पादप कोशिकाओं में गाल्जी बॉडी कम विकसित एवं छितरा हुआ होता है और वनस्पत कोशिकाओं में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। यानी जंतु कोशिका में जिसे गाल्गी बॉडी या गाल्जिका कहा जाता है, वनस्पत कोशिकाओं में इसका नाम डिक्टियोसोम हो जाता है और डिक्टियोसोम कम विकसित होता है। नंबर 6, कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिकाओं में एक खांच के बनने से होता है। इसका मतलब ये हुआ जब जंतु कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो एक से दो पुत्री कोशिका बनने के लिए बीच में ग्रूव या खांच का निर्माण हो जाता है जिससे खांच धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ता जाता है और एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाता है। किंतु पादप कोशिकाओं में एक कोशिका पट्ट बन जाता है जिसके कारण एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।